हमने इससे पहले जो एक लेक्चर आपके साथ जो कि डिलीवर किया था, उसमें हम कॉरपोरेशन के जो फर्म्स हमारी कॉरपोरेशन होती है, कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ फर्म, उसके जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन से लेकर उसके जो डिफरेंट इश्यूज हैं टिल द लिक्विडेशन, वो हमने कह लीजिए कि डिस्कस किए। देन उसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक कॉरपोरेट फर्म में हम चेक करें कि उसकी एक्विटी का स्ट्रक्चर, तो एक्विटी हमारे पास हमने कहा था उसमें जो शेयर्स होते हैं नॉर्मली वो सबसे पहले रिपोर्ट होते हैं, और उन शेयर्स में हमने बात की थी कि हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक ये दो तरह के मिलते हैं। मज़ीद इस पर हमने ये बात की थी कि जब शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस जो है वो शेयर्स की ज़्यादा हो, तो आपको पार वैल्यू से एक्सेस वैल्यू रिसीव हो जाए। तो हमने फिर ये बात की थी कि जो शेयर होल्डर्स एक्विटी होती है उसमें सबसे पहले पार वैल्यू को रिपोर्ट किया जाता है प्रेफर्ड स्टॉक की, फिर उसके बाद कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और फिर अगर हमारे पास कोई एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक हो तो उसे भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमने कहा था कि दो चीज़ें हैं, इन दोनों को अगर हम पावर वैल्यू और एडिशनल पेड इन कैपिटल को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो कैपिटल की जो अमाउंट मिलती वो होती टोटल पेड इन कैपिटल की। फिर इसमें हम ऐड किया करते थे रिटेन अर्निंग की अमाउंट को, जो कि प्रीवियस ईयर्स का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास होता था। तो वो हमने बात की थी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो थी वो कह लीजिए कि रिटेन अर्निंग के नाम से था, ये नॉर्मल जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में अकाउंट मिलते हैं वो ये थे: पार वैल्यू, एडिशनल पेड इन कैपिटल और रिटेन अर्निंग। फिर हमने ये बात की थी कि सम टाइम एक कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर लेती है मार्केट से, तो उसे हमने नाम दिया था ट्रेजरी स्टॉक का। और ये बात आपके साथ डिस्कस हुई थी कि जो ट्रेजरी स्टॉक्स होते हैं वो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से जब परचेज कर लेती है, इट मीन्स ये मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स में नहीं रहते, तो इसलिए इन ट्रेजरी स्टॉक को हमने ये कहा था कि अगर मिल जाए तो इन्हें माइनस कर लेना चाहिए कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से। तो इसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया था कि नेट एसेट्स क्या होते हैं, तो वो हमने बात की थी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ को हम नेट एसेट्स कहते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि बुक वैल्यू टोटल या बुक वैल्यू पर शेयर ये क्या होती है, जिसे हमने ब्रेकअप वैल्यू का नाम भी दिया था। तो उसमें हमने कहा था कि बेसिकली कॉमन स्टॉक होल्डर्स की एक्विटी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो नेट एसेट्स में से अगर हम माइनस कर देते प्रेफर्ड स्टॉक्स के क्लेम्स को, या प्रेफर्ड स्टॉक या उनके रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड होता तो उसे माइनस कर देते। इसी के रेलेवेंट जो है वो हमने कह लीजिए कि ये बात की थी कि अगर इसी कॉमन एक्विटी को नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो कॉमन स्टॉक के हों उस पर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें वहाँ से बुक वैल्यू पर शेयर मिलती। तो खैर ये हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये चीज़ें डिस्कस की, और साथ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जो कह लीजिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल थे वो हमने डिस्कस किए। तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी और अभी फिर कर रहा हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ इससे पहले वाले लेक्चर में प्रैक्टिस करवाए उनको दोबारा आप देखिएगा ताकि वो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो सकें। अभी जो एक कल बात हम कर रहे थे ट्रेजरी स्टॉक की, तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपको कि एक कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से रीपरचेज कर लेती है, बाय बैक कर लेती है। तो मैंने कहा था कि उनको हम नाम देते हैं ट्रेजरी स्टॉक का और माइनस कर देते हैं एक्विटी से। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में पहले इशू करती है और लेटर ऑन किसी स्टेज पे चलकर अगर उसको रीपरचेज कर लेती है तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपने शेयर जो उसने स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में इशू किए हुए थे उन्हें रीपरचेज कर ले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी को हो सकता है कि हॉस्टाइल टेक ओवर से बचना हो। कंपनी हो सकता है कि अपने हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए जो है वो कह लीजिए कि
बचने के लिए अपने शेयर्स जो मार्केट से वो रीपरचेज कर ले। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है उसके शेयर्स मार्केट में सपोज कर ली कोई भी परसेंटेज इशूड है वहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, तो कोई दूसरी कंपनी हो सकता है इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहे। एक होता है ना फ्रेंडली टेक ओवर, एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर तो ये है कि आपकी फर्म जो है वो विलिंगली खुद किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है वो कहीं टेकअप में जाना चाह रही है, मर्ज होना चाहती है, या दूसरी फर्म उसको एक्वायर करना चाहती है, तो ये फर्म उसके लिए विलिंग है। तो हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है कि कोई दूसरी फर्म है वो आपकी फर्म को टेक ओवर करना चाहती है लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं पाई जाती। तो वो जो सेकंड फर्म होती है वो क्या करती है कि आपकी फर्म के जो मार्केट में शेयर्स इशूड होते हैं उनको ग्रेजुअली परचेज करना शुरू कर देती है। अब आपको पता है कि जिस पर्सन के पास मेजर वोटिंग राइट हो, जो मेजर कह लीजिए कि होल्डिंग राइट रखता हो, वो जो डिसीजन एनुअल जनरल मीटिंग में कह लीजिए करवाना चाहे वो करवा सकता है। अब मेजर शेयर होल्डर होने का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास जो है वो मेजॉरिटी वो गेन कर लेता है, यानी कि वो किसी भी तरह से अपना जो वोटिंग राइट है वो 51% तक ले जाता है। को याद होगा हमने कहा था कि जो कारपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये डेमोक्रेटिक फोरम होता है। तो डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जो हेड काउंट होते हैं, जो वोट काउंट होता है वो मैटर करता है। अब अगर एक फर्म आपकी कंपनी का इतना शेयर होल्ड कर लेती है या किसी भी ऐसे मैकेनिज्म से उसके पास जो है वो कह लीजिए कि वोटिंग राइट जो है, जो होल्डिंग राइट है वो 51% तक चला जाता है, तो इट मीन्स वो जो भी डिसीजन पास करवाना चाहे करवा सकती है। तो अगर एक फर्म को ये फील होता है थ्रेट कि सेकंड फर्म जो है वो उसके कंटिन्यूसली शेयर्स को परचेज करने जा रही है और उसको इसकी इंटेंशन भी ये फील हो जाती है कि वो तो मुझे भी टेकअप करना चाह रही है, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपना एक सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से रीपरचेज कर लेती है। और वो रीपरचेज करने के साथ जो उसका होल्डिंग राइट होता है, जो ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूसरी फर्म को या दूसरे पर्सन को या दूसरी पार्टी को, वो ज़रा कम हो जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ होती है कि कोई दूसरी फर्म आपको हॉस्टाइल वे में टेकअप या टेक ओवर ना कर ले। ठीक है, तो एक रीज़न ये इसकी होती है कि कंपनी अगर अपने आप को हॉस्टाइल टेक ओवर से बचाना चाहती है तो तब भी एक कंपनी अपने ही शेयर्स जो उसने इशू किए होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, वो मार्केट से रीपरचेज कर लेती है। ठीक हो गया। दूसरा ये होता है कि सम टाइम मार्केट में आप जब देखते हैं कि मेरे शेयर की प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स की वजह से एडजस्ट होती है। आपको आइडिया है कि मार्केट प्राइसेस जो हैं उनमें डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है। आप सपोज कर लें कि आपके जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट में इंक्रीज नहीं हो रही, तो एक कंपनी ये एक आर्टिफिशियल वे भी यूज़ कर लेती है ये डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कि अगर मार्केट में डिमांड उसकी शेयर्स की कम है और नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज़्यादा है, तो आपको पता है उससे क्या किया जाएगा, वो मार्केट में जो एक्सेस सप्लाई है, जितना सपोज 5% शेयर एक्स्ट्रा है, 10% शेयर एक्स्ट्रा है, 2%, जितना भी नंबर वो समझती है कंपनी कि मेरा ये शेयर का नंबर मार्केट में एज अ सप्लाई के फैक्टर के तौर पर ज़्यादा है, वो कंपनी क्या कर सकती है, वो फिर अपने शेयर को रीपरचेज कर लेती मार्केट में। जब वो रीपरचेज करेगी तो डेफिनेटली मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो उसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है, यानी कि जब सप्लाई कम हो गई तो डिमांड तो वही आपकी है, तो अब सप्लाई कम हो रही है तो डेफिनेटली फिर प्राइस क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। तो सम टाइम कह लीजिए कि कंपनी अपने शेयर की प्राइस को सपोर्ट करने के लिए भी ट्रेजरी स्टॉक्स जो होते हैं उन्हें रीपरचेज कर लेती है ताकि मार्केट प्राइस जो है वो शेयर्स की इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगेन अगर मार्केट प्राइस आपकी ट्रेजरी स्टॉक्स की वजह से इंक्रीज हो रही है तो अंडर द डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ फर्म टू डिस्क्लोज दिस एक्शन or the reason behind the increase in price, that why that firm's share is getting a hike or increase in the price। तो सिंपली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर आपको मार्केट को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरे शेयर की जो प्राइस है उसके इंक्रीज होने
की एक रीज़न ये भी है कि उसमें मैंने अपने ही शेयर्स जो है वो कुछ रीपरचेज कर लिए हैं। दूसरा आपको आइडिया है कि ट्रेजरी स्टॉक्स जो है ये माइनस भी होने होते हैं टोटल इक्विटी में से। तो एक रैशनल जो इन्वेस्टर है जब वो एनालिसिस करता है किसी कंपनी का बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, तो उसको वहाँ से भी ये पिक्चर क्लियर हो सकती है, हिंट मिल सकता है कि अगर उसके ट्रेजरी स्टॉक्स हैं उससे पहले की प्राइस और उसके बाद वाली प्राइस, उसको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि इस कंपनी ने अपने ही शेयर्स जो है वो मार्केट से क्या किए हुए हैं, रीपरचेज किए हुए हैं। एक रीज़न इसकी और हो सकती है ट्रेजरी स्टॉक्स को रीपरचेज करने की कि कंपनी अपने शेयर्स की जो अर्निंग पर शेयर होती है, यानी कि एक शेयर की जो अर्निंग होती है उसे इंक्रीज करना चाहती है। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन में भी डिटेल में आएगी चीज़, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो बिज़नेस का टोटल प्रॉफिट होता है, जो बिज़नेस की टोटल अर्निंग्स होती हैं, कॉमन स्टॉक का जो प्रॉफिट होता है उसको नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स पे डिवाइड कर लिया जाता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कौन से वाला, जो कॉमन स्टॉक का बचता है उसको नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक पे डिवाइड कर लिया, तो वहां से आपको एक शेयर की अर्निंग्स मिल जाती है, एक शेयर का प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब आपने किया क्या कि सपोज 1 लाख रुपए प्रॉफिट है और आपके पास कह लीजिए कि 1 लाख नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक है। अब अगर अर्निंग पर शेयर चेक करना चाहें तो कॉमन स्टॉक का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक है 1 लाख। तो जब 1 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करते हैं तो आपको ₹1 पर शेयर आंसर मिलता है अर्निंग पर शेयर का। अब अज्यूम कर लें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर एक कंपनी परचेज करेगी नहीं, मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कंपनी 1 लाख से 50,000 शेयर जो है वो रीपरचेज कर लेती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर कंपनी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए बाय बैक नहीं करेगी, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। तो 1 लाख में से 50,000 जो शेयर्स हैं वो कंपनी क्या कर लेती है, रीपरचेज कर लेती है सपोज। अब मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने बच गए, 50,000 के 1 लाख में से 50,000 आपके पास ट्रेजरी स्टॉक में आ गए। अब आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट में है वो है रिमेनिंग 50,000। तो अब अगर अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट करना चाहें, आप कैसे करेंगे कि इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन कॉमन स्टॉक। अब इनकम कौन सी, कॉमन स्टॉक की, वो 1 लाख रुपए थी। अभी अगर आप 1 लाख को डिवाइड करें 50,000 शेयर्स पे जो आउटस्टैंडिंग है कॉमन स्टॉक के, तो आंसर मिलेगा $2 पर शेयर या ₹2 पर शेयर। अब इट मीन्स कि हमें इससे ये भी पता चलता है कि एक कंपनी हो सकता है कि अपने कॉमन स्टॉक की जो अर्निंग पर शेयर है, या सिंपली ईपीएस भी कहते हैं इसे, अर्निंग पर शेयर, ये इंक्रीज करना चाहती हो तो तब भी एक कंपनी अपने कह लीजिए कि शेयर्स को रीपरचेज कर सकती है। और रीजन इसकी आपको क्या मिल सकती है कि एक कंपनी खुद दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है। तो हो सकता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे हों या बहुत सारे कह लीजिए कि शेयर्स आपके ऐसे स्कैटर्ड हों, तो आपको उसके लिए एक मेजर वोटिंग चंक चाहिए या मेजर वोटिंग राइट चाहिए, तो कंपनी खुद भी शेयर्स को रीपरचेज कर सकती ताकि उसके पास जो है वो मेजर शेयर होल्डिंग राइट आ जाए। तो डेफिनेटली ये मर्जर के प्रोसेस को आसान करने के लिए होगा। तो ये फ्रेंडली कह लीजिए कि जो टेक ओवर हो या मर्जर आप करना चाहते हो दूसरी कंपनी के साथ, तो उस केस में होता है। जैसे सोनी एरिक्सन की एग्जांपल ले लें, सोनी अलग कंपनी थी, एरिक्सन अलग कंपनी, मर्जर आपस में हुआ। तो इस तरह से सो ऑन जो है वो कह लीजिए कि कोई कंपनी अपने मर्जर को फैसिलिटेट करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, तो उस वक्त भी ये कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर सकती है। फिर एक कंपनी ये भी प्लान कर सकती है कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान होता है, ESOP, एम्प्लॉयज़ स्टॉक्स ओनरशिप प्लान। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है ESOP का कि एक कंपनी अपने शेयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट करती है, उनको कह लीजिए कि वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर देती है, उनको शेयर कह लीजिए कि दे देती है। क्यों देती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स? इसलिए कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ को आप ऑनरशिप की फीलिंग दे देंगे तो वो कंपनी में वर्क तो करेंगे, काम तो करेंगे,
लेकिन साथ उनकी फीलिंग क्या डेवलप होगी कि वो कंपनी के क्या हैं, ऑनर्स हैं। तो अब अगर आप देखें कि एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो और उसके माइंड में ये मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो रेज हो कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसका खुद ऑनर हूँ, तो डेफिनेटली उसका मोटिवेशन का लेवल हाई होगा। वो उसमें प्रोडक्ट के जो डिफेक्ट हो सकते हैं या फ्लॉज हो सकते हैं वो भी कम होंगे। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो अपने आप को सिर्फ एम्प्लॉय ही कंसिडर करे, यही कंसिडर करे कि इसमें जो भी हो रहा है ये मेरे लिए नहीं हो रहा, रादर मैं किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसलिए फर्म्स क्या करती हैं, ऑनरशिप की फीलिंग देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को सम टाइम जो है वो शेयर्स भी अलॉट कर देती हैं। तो एक कंपनी हो सकती है कि मार्केट से शेयर परचेज करके वो री इशू कर दे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसलिए कंपनी जो होती है वो कह लीजिए कि ESOP के जो प्लान होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप जो प्लान होता है उसके अंडर उनको शेयर इशू करने के लिए भी अपने ही शेयर मार्केट से रीपरचेज करके उन्हें री इशू कर दे। तो ये कुछ हमने कॉमन रीजंस बताई हैं कि जिन रीज़न की वजह से एक कंपनी अपने शेयर्स को रीपरचेज कर लेती है। प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पे आई गेस कोई कह लीजिए कि कोई इशू रेज हुआ है। तो मैं ये बात कर रहा था कि एक कंपनी जब अपने ही शेयर को रीपरचेज कर लेती है तो उन शेयर्स को रीपरचेज करने की वजह से उस कंपनी को उन शेयर्स की ट्रीटमेंट कैसे करना होती है। तो ट्रेजरी स्टॉक जब एक कंपनी रीपरचेज कर लेती है तो माइंड में रखिएगा कि इन शेयर्स पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता। यानी कि एक कंपनी ने अगर ट्रेजरी स्टॉक को परचेज कर लिया है, शेयर्स को परचेज करके अपने पास रख लिया मार्केट से, तो अब वो किस स्टॉक में चले जाएंगे, ट्रेजरी स्टॉक में। यानी कि अपने ही शेयर्स को जब कंपनी ने रीपरचेज कर लिया है तो वो किस में चले जाएंगे जी, ट्रेजरी स्टॉक में चले जाएंगे। अब इन शेयर्स पे वोटिंग राइट नहीं होता, ना इनको डिविडेंड मिलना है। ये इसलिए किया गया ताकि शेयर होल्डर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन रहे, उनकी वायलेशन ना हो, तो वो उनके राइट्स को जो है वो अब्यूज ना किया जा सके। तो इसलिए कि हो सकता है कि कंपनी इसलिए अपकमिंग मीटिंग से पहले शेयर्स अपने रीपरचेज कर ले कि वो अपनी फेवर में डिसीजन करवाना चाहे। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने या ऑर्डिनेंस ने ये कहा हुआ है कि जो ट्रेजरी स्टॉक्स होंगे उन पे वोटिंग राइट नहीं होता। अगर ऐसा हो वोटिंग राइट तो डेफिनेटली फिर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के राइट को, कि जब भी अपकमिंग मीटिंग आनी हो तो वो कंपनी जो है वो कह लीजिए कि शेयर जो है वो या मैनेजमेंट जो है वो शेयर्स उस मीटिंग से पहले पहले मार्केट से परचेज कर लिया करे, बाद में रीइशू कर दिया करे। तो इसलिए इन पे वोटिंग राइट जो है वो नहीं होता और ना इन पे डिविडेंड मिलना है, ताकि अगर अपकमिंग ज्यादा डिविडेंड आया तो वो खुद ले ले वहां पर, उसके बाद री इशू कर दे, रीसेल कर दे। तो ये राइट्स की प्रोटेक्शन किया गया है। ठीक है। कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है कि ये पहले अगर ऐड होते तो बस माइनस हो जाता है टोटल इक्विटी में से, ये इसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। और लेटर ऑन अगर कंपनी शेयर को इशू करना चाहे तो वो कर सकती है। ठीक है। तो और जारी बात है जो मार्केट में फिर न्यू प्राइस होगी उस प्राइस पे ये शेयर जो है इशू किए जाते हैं। तो अभी तक बात ये की है कि कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर लेती है तो वो हमारे पास आ जाते हैं अंडर ट्रेजरी स्टॉक्स। और फिर इन शेयर्स पे ना वोटिंग राइट होता है ना डिविडेंड का राइट होता है, और इक्विटी में से माइनस हो जाते हैं। और अगर कंपनी इशू करना चाहे दोबारा ये मार्केट में तो इसको क्या कर सकती है, इशू भी जो भी मार्केट प्राइस हो हो सकता है कि री इशू करते वक्त मार्केट प्राइस जो परचेज किए थे उससे ज्यादा हो या कम हो। ठीक है। एट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जो भी मार्केट में प्राइस आपकी होगी आप उस प्राइस पे उसको एक्वायर कर लेते हैं। हो सकता है आपने इशू किया हो $20 का, लेकिन जब आप परचेज कर रहे हो उस वक्त वो कह लीजिए कि शेयर्स की मार्केट में प्राइस क्या हो, 20 से ज़्यादा हो या कम हो। तो इसलिए जो भी प्राइस वहाँ होगी उसी प्राइस के हवाले से कह लीजिए कि उसको ट्रीट किया जाएगा।
तो अभी हम ट्रेजरी स्टॉक के हवाले से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि एक कंपनी जो है उसका जब ट्रेजरी स्टॉक इशू होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी है। यहाँ देखिए जी, स्क्रीन पर आपके सामने ये शो हो रहा है, जब कंपनी अपने शेयर्स को रीपरचेज करती है। कितने शेयर को रीपरचेज कर रही है जी? 50 को। जो मार्केट में इसके शेयर्स इशू किए गए थे उसमें से 50 शेयर्स एक कंपनी ने क्या कर लिए? रीपरचेज कर लिए। और मार्केट में प्राइस क्या थी? मार्केट में प्राइस थी $20 पर शेयर। और जब कंपनी ने पहले इशू किए थे उस वक्त $22 पर शेयर प्राइस थी। यानी कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू किए थे उस वक्त शेयर की प्राइस क्या थी? $22। जबकि आज जब रीपरचेज कर रही है उस वक्त मार्केट में प्राइस क्या है? कम होकर $20 पे है। तो डेफिनेटली मार्केट से कोई भी परचेज करेगा तो मार्केट प्राइस पे परचेज करेगा, वो $20 है। कितने शेयर परचेज कर रहे हैं? 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 इट बिकम्स 1000। ये तो हमें पता चल गया कि $1000 रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू परचेज 50 शेयर्स। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? इसकी ट्रांजैक्शन होगी जी कि आपने ट्रेजरी स्टॉक परचेज किया है तो ये डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रा इक्विटी काउंट है, इक्विटी को रिड्यूस करता है। तो चूंकि इक्विटी को रिड्यूस करता है तो रिडक्शन इन इक्विटी क्या होती है? डेबिट। तो इसलिए इसको यहाँ पे डेबिट किया गया है। कैश पे किया है, एसेट में से आपका आउट हो रहा है, एसेट का डिक्रीज होता है क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन बनी जी ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये डिविडेंड्स वगैरह तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन है, इसको वहाँ पे लेकर चलेंगे हम। तो अभी जो है हम कुछ क्वेश्चंस फर्दर इसके जो है वो लेते हैं जो ट्रेजरी स्टॉक के रिलेटेड हों। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं ज़रा ये आपको ये क्वेश्चन ज़रा ओपन कर लूँ यहाँ से ताकि ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो जी। चलें जी, ये क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का 11.9। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा जी? बिल्कुल हो रहा है शो। ये तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो 11.9 है इसे काइंडली ओपन कर लीजिए ताकि हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। इसमें वही स्टॉक का केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस जिसकी डिस्कशन हम अभी कर रहे थे। तो ये साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में है जी, जॉनसन कॉर्पोरेशन engaged in the following transactions involving treasury stock. Feb 10 purchased for cash 17,000 shares of treasury stock at a price of $25 per share. अब मार्केट में जब ये 17,000 शेयर्स परचेज किए गए हैं तो उस वक्त प्राइस क्या थी? $25 पर शेयर। तो डेफिनेटली जो मार्केट प्राइस है उसी पे शेयर परचेज किया जाएगा। तो यहाँ से आप अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की थी उसको रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, ये परचेज करने की ट्रांजैक्शन। तो 17,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा विद 25। तो सेकंड है जी, री इशू कर दिए इसमें से 6,000 शेयर्स, और जब री इशू किए गए हैं तो उस वक्त प्राइस एक शेयर की कितनी थी? $33 पर शेयर। ठीक है जी, आपने 17,000 शेयर्स रीपरचेज कर लिए थे मार्केट में से। इन 17,000 में से जून 4 को इस कंपनी ने 6,000 शेयर्स क्या कर दिए? री इशू कर दिए। ठीक है, तो 17 में से 6 इशू कर दिए तो पीछे आपके पास यहाँ बचे कितने ट्रेजरी स्टॉक में? 11,000। लेकिन जब जून 4 को इशू किए तो उस वक्त मार्केट प्राइस 25 नहीं थी, रादर कितनी थी? 33। तो इसलिए 33 जो प्राइस है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 33 जो है। फिर दिसंबर 22 को होता है एक इवेंट और कंपनी अगेन 4,000 शेयर्स को री इशू कर देती है ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। अब ट्रेजरी स्टॉक कितने टोटल शेयर थे? 17 थे। 17 में से 6 पहले इशू हो गए, 11 बच गए। 11 में से आपने अगेन ये 4 इशू कर दिए तो पीछे आपके पास 7,000 बच गए। यानी कि आपने 6 और 4 10,000 इशू कर दिए और 17 में से 10 अगर इशू हो गए, पीछे कितने आपके पास ट्रेजरी स्टॉक में शेयर पड़े हुए? 7,000।
तो खैर ये 4000 शेयर जो दिसंबर 22 को जब आपने इशू किए हैं तो उस वक्त मार्केट में प्राइस थी $22। यही बात हमने की पहले कि मार्केट प्राइस जो है चूंकि फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो जो भी मार्केट प्राइस होगी जिस डे पे आप इशू करेंगे उसी प्राइस पे वो इशू किए जाएंगे मार्केट में। जैसे यहाँ 33 थी और यहाँ 22 है, 22 प्राइस है, तो $22 पर शेयर पे इशू किए जा रहे हैं। अब तीनों डेट्स पे देखिए प्राइस डिफरेंट आ रही है। ये एक एग्जैक्ट मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसी के लिहाज से यहाँ पर ये केस आपको दिया गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए क्या कहती है? ए है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। तो एक परचेज करने की है और दो री इशू करने की है। हम इन तीनों ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखते हैं जी क्या इसकी ट्रीटमेंट है या कैसे इसकी कंसिडरेशन होगी। पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं जी, उसकी जो जर्नल एंट्रीज थी। तो Feb 10 को इस कंपनी ने 17,000 शेयर जो है वो मार्केट से क्या कर लिए थे? रीपरचेज कर लिए थे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि जब भी ये कंपनी शेयर्स को रीपरचेज करेगी वो ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट उससे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्रेजरी स्टॉक इसलिए डेबिट हुआ कि ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट के तौर पर यूज होता है। मीन टू से कि ये आपकी इक्विटी को रिड्यूस करता है क्योंकि माइनस हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है एक तरह से। तो चूंकि इक्विटी से आपकी रिड्यूस हो जाती है तो रिडक्शन इन इक्विटी आपको आइडिया है जो रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट के उसके मुताबिक वो डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर डेबिट हो रहा है। और कैश अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। अमाउंट 4,25,000 कैसे कैलकुलेट हुई है? जो मार्केट प्राइस है एक शेयर की Feb 10 को वो 25 है, उसको मल्टीप्लाई कर देना विद नंबर ऑफ शेयर जो परचेज किए वो 17,000 थे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 17,000, तो इससे आपको आंसर मिलता है 4,25,000। इसके बाद जून 4 को अगर आप देखें तो आपने शेयर्स री इशू किए थे, ये Feb 10 की होगी ट्रांजेक्शन। जून 4 को आपने री इशू किए हैं, कितने इशू किए हैं जी? 6,000। प्राइस क्या है? 33। माइंड में रखिएगा ये आप कौन से शेयर री इशू कर रहे हैं, नए इशू कर रहे हैं या वो वाले जो ट्रेजरी स्टॉक के थे? तो ये ट्रेजरी स्टॉक वाले शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं। ट्रेजरी स्टॉक का शेयर कितने का परचेज किया था आपने? 25 का। अब 25 से ये हाई प्राइस है, लो प्राइस है? प्राइस से क्या है? ये हाई प्राइस है। यानी कि आपके लिए इन शेयर्स की कॉस्ट थी 25, ये सेल कितने का हुआ? 33 का। मतलब कहने का ये है इन ट्रेजरी स्टॉक को जब आप इशू करते हैं तो आपको इनके इशू करने पे भी एडिशनल कैपिटल रिसीव होता है, एडिशनल अमाउंट जो है वो पेड इन कैपिटल की रिसीव होगी, एक्सेस ओवर पार वैल्यू इनके साथ भी मिलेगी। तो समहाउ आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में? 6। प्राइस एक शेयर की क्या थी? 33। तो सिंपली 6,000 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट से जो कैश मिलना है वो अमाउंट मिल जाएगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब कंपनी मार्केट में ये 6,000 शेयर सेल करेगी तो मार्केट प्राइस क्या है एक शेयर की? मार्केट प्राइस है $33 पर शेयर। तो दैट मीन्स कि 33 एक शेयर के अगेंस्ट मिलना है। अगर 6,000 शेयर सेल करूंगा तो 6,000 से मल्टीप्लाई करके मुझे अमाउंट मिल जाएगी जो इन शेयर्स को सेल करके मिलेगी। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 33, जब इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो आंसर मिला कितना जी? 1,98,000। ये आपको कैश मिलेगा। कैश आपका एसेट होता है तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। इसलिए कैश अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है जी। ठीक हो गया। दूसरा आपने देखना है ट्रेजरी स्टॉक। अब ट्रेजरी स्टॉक जैसे कॉमन स्टॉक, या इसको मैं समझाना चाहूँ बॉन्ड्स देख लें। बॉन्ड्स जब आप लोगों ने इशू किए थे तो वो क्या हुए थे? क्रेडिट हुए थे, यानी कि कैश डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल क्या हुए थे? क्रेडिट हुए थे। सेम वैसे ही कॉमन स्टॉक जब भी इशू किया जाए वो भी क्रेडिट होगा। क्यों? इसलिए कि इक्विटी को क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ भी ये ट्रेजरी स्टॉक आपकी क्या करेगी? इक्विटी को इंक्रीज करेगी। तो इक्विटी का इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। जब आप री इशू कर रहे हैं तो
तो इससे आपकी इक्विटी क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। जब ये इक्विटी आपकी इंक्रीज होनी है तो इंक्रीज इन इक्विटी क्या होता है, क्रेडिट। तो देखना सिर्फ स्टॉक क्रेडिट कर लें, लेकिन स्टॉक से पता नहीं चलेगा ना कौन सा स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, या कौन सा वाला स्टॉक है। तो इसलिए साथ आपको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये किस स्टॉक की वजह से कैश आपको मिल रहा है। तो जब ट्रेडी के साथ वर्ड ऐड कर देंगे तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वो इशू किए जा रहे हैं, ये उन शेयर से आपको कैश मिल रहा है कि जिन शेयर्स का आपने पहले से रीपरचेज करके अपने पास स्टॉक मेंटेन किया हुआ था। तो ये शेयर चूंकि आपने री इशू किए हैं, इसलिए आप इनका नाम भी वही रखते हैं जो परचेज करते हुए रखा था। तो जैसे किसी एसेट को आपने नेम दिया और लैंड का, तो लैंड जब सेल की जाएगी तो वो आपकी वहां पर क्रेडिट होती थी, परचेज की तो डेबिट की जाती है। शेयर इसी तरह जब भी इशू किए जाते हैं क्रेडिट होते हैं, और जब भी रीपरचेज किए जाते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रीपरचेज किए थे तो क्या हुए थे, परचेज हुए थे तो क्या हुए थे, डेबिट हुए थे। अब अगर सेल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे, ये देखिए ट्रेजरी स्टॉक के नाम से। अच्छा, दूसरी बात आपको याद होगा हमने पहले बात भी की थी, चाहे वो बॉन्ड्स का केस हो, चाहे वो नोट्स पेएबल का केस हो, चाहे वो कॉमन स्टॉक का केस हो, प्रेफर्ड स्टॉक का केस हो, ट्रेजरी स्टॉक का केस हो, कोई भी केस ले लें, वो शेयर्स हो, प्रेफर्ड स्टॉक, वो कॉमन स्टॉक, वो नोट्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल, वो हमेशा अपनी पार वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक वगैरह हमेशा अपनी किस वैल्यू से लिखे जाते हैं, किस वैल्यू से क्रेडिट होते हैं, पार वैल्यू से। तो इसलिए यहां पर जो है वो ये 150,000 की अमाउंट आ रही है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 150,000 की अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है कि जो आपने शेयर्स इशू किए हैं वो 6,000 है, और एक शेयर की कॉस्ट है $25। एक शेयर की जो है वो कॉस्ट कितनी है, $25। मैं प्लीज यहाँ पे 30 सेकंड का सिर्फ पॉज इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग 6,000 को मल्टीप्लाई कर सके 25 के साथ, चेक करें आंसर आपको 150,000 ही मिल रहा है। ठीक है जी, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं जी कि आपने क्या किया कि जो शेयर्स आपने रीपरचेज किए हुए थे उसमें से 6,000 शेयर्स आपने सेल कर दिए। जब सेल किए तो मार्केट प्राइस थी 33। अब पॉइंट ये है कि आपने परचेज कितने का किया था, 25 का। तो आपके लिए कॉस्ट क्या बन जाती है, उसकी पार प्राइस क्या बन जाती है, जो आप जिस पे परचेज किया था कॉस्ट प्राइस में बेसिकली वो 25 थी। तो 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है विद 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ पे आंसर मिलता है आपको 150,000। अब ये क्या चीज है जी, एडिशनल पेड इन कैपिटल। चूंकि एडिशनल पेड इन कैपिटल भी क्या करता है, आपकी इक्विटी को इंक्रीज करता है। तो जब एडिशनल पेड इन कैपिटल आपकी इक्विटी को इंक्रीज करता है तो इसको भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब एडिशनल पेड इन कैपिटल तो प्रेफर्ड स्टॉक का भी हो सकता है, ये कॉमन स्टॉक का भी हो सकता है, और ये ट्रेजरी स्टॉक का भी हो सकता है। इसलिए जिस भी स्टॉक का एडिशनल पेड इन कैपिटल हो आप साथ वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एडिशनल पेड इन कैपिटल किस चीज का था, ट्रेजरी स्टॉक का था, तो इसलिए साथ हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ा ट्रेजरी स्टॉक। तो ये बेसिकली एडिशनल पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक लिखा हुआ है। तो और वो अमाउंट कितनी है, 48,000, ये भी क्रेडिट हो रहा है। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है, ये अमाउंट कैलकुलेट हुई है जी 6,000 मल्टीप्लाई बाय $8। ये 8 रुपी कैसे कैलकुलेट हुआ, आपने शेयर कितने का परचेज किया था, 25 का। 25 का परचेज करके सेल कितने का किया, 33 का। तो एक शेयर पे अगर मैं आपसे पूछूं एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना है, तो आप क्या करेंगे, 33 माइनस 25। तो 33 में से जब 25 माइनस करते तो आंसर आता है $8। इट मींस एक शेयर का एडिशनल पेड इन कैपिटल $8 है। आपने कितने इशू किए हैं, 6,000, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6,000, ये आपके पास आंसर आता 48,000। इस सारी ट्रांजैक्शन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने जो शेयर्स पहले रीपरचेज किए थे 17,000, उसमें से 6,000 क्या कर दिए, री इशू कर दिए।
और जब री इशू किए तो आपको कैश मिला तो कैश डेबिट हो गया। क्या इशू किए थे? शेयर्स, तो शेयर्स क्रेडिट हो गए। कौन से शेयर्स थे? ट्रेजरी स्टॉक के। और इन शेयर्स को इशू करने के साथ आपको एडिशनल पेटेंट कैपिटल मिला था, वो भी क्रेडिट हो गया। अमाउंट्स, ये 6000 को मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर 33 से, और इसे मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर किससे? 25 से, और इसे मल्टीप्लाई किया गया विद $8। ठीक है, तो यहाँ तक प्लीज़ देखिए। अगर इसमें कोई मज़ीद आपका कोई कह लीजिए क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप लोग देखें तो आपको मिलता है कि दोबारा कंपनी ने जब ये शेयर इशू किए हैं, जब कंपनी ने ये शेयर्स दोबारा इशू किए तो उस वक्त प्राइस क्या थी एक शेयर की? उस वक्त प्राइस थी $22 पर शेयर। अब देखिए 25 का आपने परचेज किया, सेल कितने का कर दिया आपने? 22 का। अब इस वाले केस में देखा जाए तो आपको एक तरह से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने अगेन यहाँ पे क्या किया है? आपने ये शेयर किए हैं सेल। जब आपने ये शेयर सेल किए हैं तो दैट शोज के आपको कैश मिला होगा। कितने शेयर यहाँ पे सेल किए थे? 4000। सेम जैसे यहाँ पे आपने किया था कि 6000 को मल्टीप्लाई 33 से, तो यहाँ 4000 शेयर सेल किए हैं, और 4000 शेयर सेल किए तो एक शेयर की प्राइस क्या है? 22। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 22 तो आंसर मिलता है आपको 88,000। तो यहाँ पे आपके कैश अकाउंट के डेबिट होने की रीजन क्या थी? कि आपने 4000 जो शेयर्स हैं वो क्या कर दिए? सेल कर दिए, तो कैश आपका डेबिट हो गया। दूसरी बात, ट्रेजरी स्टॉक देख ले पहले कि ये क्रेडिट होना था, क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक आपको पता है जितनी कॉस्ट का था उतने से क्रेडिट उसको होना चाहिए था। कितने शेयर आपने इशू किए? 4000। तो 4000 को मल्टीप्लाई करना था विद 25। 4000 को मल्टीप्लाई किससे करना था? 25। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर मिलता आपके पास 1,00,000। तो ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट होता है 1,00,000 से। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी कि 4000 शेयर सेल किए और सेल करके कैश मिला आपको 88,000, क्योंकि एक शेयर की जो प्राइस थी मार्केट में वो $22 थी। तो 22 मल्टीप्लाई में 4000, 88,000 कैश मिला आपको। तो कैश का इंक्रीज होना डेबिट होता है, डेबिट हो गया। और शेयर आपने इशू किए, इशू होने का मतलब होता है कि क्रेडिट होना है, कि आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो क्योंकि एक्विटी इससे इंक्रीज होती है। तो अब कितने का एक ये ट्रेजरी स्टॉक था? 25 का। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4000, आंसर मिलता आपको 1,00,000। तो ट्रेजरी स्टॉक आपका 1,00,000 से क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता। अब पॉइंट आपने ये देखना है यहाँ पर कि ये क्रेडिट साइड 1,00,000 है, डेबिट साइड क्या है? 88,000। किस साइड पे वैल्यू कम आ रही है? डेबिट साइड पे 12,000। तो अब डेफिनेटली डेबिट होगा कोई अकाउंट, तो डेबिट क्या होना है? वही एडिशनल कैपिटल जो आपने रिसीव किया होगा उस बेसिस को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, किसका एडिशनल कैपिटल? जो ट्रेजरी स्टॉक का है। अगर ट्रेजरी स्टॉक का आपके पास एडिशनल कैपिटल अवेलेबल ना हो, फिर इसकी एडजस्टमेंट करना होती है रिटेन अर्निंग में से। फिर इसका एडजस्टमेंट किस में से करते हैं? रिटेन अर्निंग में से। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेजरी स्टॉक होता है ये आपकी ऑनर एक्विटी में से जो रिटेन अर्निंग होती है उसे रेस्ट्रिक्ट भी कर देता है। उसे क्या कर देता है जी? रेस्ट्रिक्ट भी कर देता है। तो सिंपली अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते, इसी को देखते हैं कि जो एडिशनल पेटेंट कैपिटल है ये डेबिट क्यों हो रहा है। इसलिए डेबिट हो रहा है कि ये जो 12,000 का लॉस है यहाँ पर, जो 12,000 का यहाँ शॉर्टफॉल आ रहा है, इसकी एडजस्टमेंट सबसे पहले कहाँ से पूरी की जाएगी? इसी एडिशनल पेटेंट कैपिटल के जो ट्रेजरी स्टॉक है वहां से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू जीरो होती, अगर यहाँ पे 48,000 की बजाय जीरो होता, यानी कि ये ना होता, फिर ये 12,000 का लॉस कहाँ से फुलफिल करना था? फिर ये लॉस फुलफिल करते आप रिटेन अर्निंग में से। अगर रिटेन अर्निंग में भी ये वैल्यू ना होती, रिटेन अर्निंग जीरो होता, जीरो अमाउंट होती, फिर आप ये इश्यू ना कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो अकाउंट चाहिए ना वहां से जिससे आप उसको इशू कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस इनकी पार वैल्यू से नीचे नहीं जा सकता। यानी कि किसी भी केस में अगर आप देखते हैं कि शेयर ना इशू करते हैं तो 4,25,000 से कम आप रिटेन अर्निंग का बैलेंस ना होने देते, क्योंकि उतनी अमाउंट से ये क्या हो जाती है? रिटेन अर्निंग आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये देखें दोनों ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुई, आप आगे चलकर ये शेयर इशू नहीं कर रहे,
तो आपके पास मिनिमम रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना हर केस में मेंटेन करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, 4,25,000 रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रेजरी स्टॉक का एडिशनल पेटेंट कैपिटल आपके पास ना भी हो तो फिर आपको वो वैल्यू या बैलेंस कहाँ से फुलफिल करना होगा, कहाँ से वो अकाउंट मिलेगा रिटेन अर्निंग से, तो फिर उस केस में आपका यहाँ पे रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाता। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू या बैलेंस मेंटेन हो रहा है, मेरे पास ये यहाँ पर एडिशनल पेटेंट कैपिटल देखिए ट्रेजरी स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसी क्रेडिट में से ये डेबिट एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्रेडिट में से इस लॉस को फुलफिल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एडिशनल पेटेंट कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। डेबिट होने की रीजन क्या है कि आपका ये एडिशनल कैपिटल क्या हो जाता है, इस लॉस की वजह से रिड्यूस हो जाता है। तो जब इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है तो ये इक्विटी को क्या करता है, इक्विटी को ये रिड्यूस करता है। अगेन आपको पता है कि रिडक्शन इन इक्विटी क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये आपका 12,000 डेबिट हो रहा है। अगर ये आपको डेबिट क्रेडिट की बात नहीं समझ आ रही तो आपको इजीली ये तो क्लियर हो चुका होगा किस साइड पे 12,000 कम है, डेबिट साइड पे। तो आप 12,000 वहां पे डेबिट साइड पे लिख सकते हैं। और किस चीज का है ये, ट्रेजरी स्टॉक का है। कहाँ से एडजस्टमेंट होनी है इसकी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एडिशनल पेटेंट कैपिटल से, वो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो वहीं से आप इसका नाम लिख देंगे। अगर ये ना होता तो फिर साथ यहाँ पे लिख देते रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आपकी दिसंबर 22 को क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, एडिशनल पेटेंट कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक डेबिट 12,000 से, और ट्रेजरी स्टॉक क्या है, क्रेडिट। 88,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई है कि 4,000 मल्टीप्लाई बाय 22। 12,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 कैसे कैलकुलेट हुआ है, 3 इस तरह से कि एक शेयर आपने परचेज किया था 25 का, और जब ये सेल हुआ तो कितने का सेल हुआ, 22 का। तो एक शेयर पे आपको कितना कह लीजिए कि एक तरह का लॉस हो रहा है, $3 का। कितने शेयर इशू किया आपने, 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 12,000। और ये 1 लाख की कैलकुलेशन कैसे है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि जो कॉस्ट होती है उसी को आपने रिपोर्ट करना होता है रिस्पेक्टिव शेयर्स के अकाउंट के साथ। तो ये हमारे पास ही पार्ट ए था। प्लीज़ मैं बार बार ये बात आपको कहता रहता हूँ कि कहीं भी कोई चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप लोगों ने अगर लेक्चर को सुन लिया उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं है तो आप लोगों को मैं हमेशा अलाउ करता हूँ कि आप लोग वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे वो के लिए सेशंस भी प्लान किए हैं कि आपके साथ सेशंस भी रख लूँ, तो वहाँ भी आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। लेकिन सेशन में अगर आप नहीं पुट करना चाहते क्वेश्चन अपने, तो आप लोग मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, तो उनको भी मैं एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद देखिए जी, तो हमारा पार्ट ए था इसी क्वेश्चन का, वो जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का देखिए ज़रा जी, पार्ट बी क्या कहता है जी। ये पार्ट ए हमने किया है। पार्ट बी कहता है जी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक स्टिल ऑन्ड एट दिसंबर 31। देखिए दिसंबर 22 के बाद की बात करता है, दिसंबर 31 की। आप जरा नोट करें कि दिसंबर 22 तक कितने शेयर्स ट्रेजरी स्टॉक के इश्यू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आप कहेंगे 6,000 ये इशू हुए और 4,000 ये इशू हुए, तो टोटल कितने इशू हो गए थे, 10,000। आपके पास ट्रेजरी स्टॉक पड़े कितने हुए थे, 17,000। तो 17 में से 10,000 इशू हो गए, पीछे कितने बचे जी, 7,000। तो इट मींस के जो 7,000 शेयर्स हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं किस में, ट्रेजरी स्टॉक में। इट मींस जो रेस्ट्रिक्शन आपके रिटेन अर्निंग की हो सकती है वो भी कितने शेयर्स की वजह से हो सकती है, 7,000 शेयर्स की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पर 7,000 शेयर्स लिखा हुआ है। ये कौन से शेयर है जी, ट्रेजरी स्टॉक के। एक शेयर कितने का आपने मार्केट से उठाया था, पिक किया था, $25 का, क्योंकि पहले भी बात हुई थी कि इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 25 किया गया तो आपको आंसर आता है, मिलता है $1,75,000। यही बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अब इस कंपनी को 1,75,000 की अमाउंट जो है वो रिटेन अर्निंग में किसी भी केस में क्या करनी है, मेंटेन करनी है। क्यों, इसलिए कि कल अगर ये कंपनी यही ट्रेजरी स्टॉक इशू करे, ये 7,000 ये क्या करे जी,
इशू करें और इनकी मैक्सिमम वैल्यू डाउन हो जाए, जो कि होगा नहीं, जीरो हो जाए, तो कितना रिटेन अर्निंग में से एडजस्ट करना पड़ेगा? 175,000। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी को फ्री में भी शेयर देना चाहें, ये 7,000 शेयर बगैर कोई $1 लिए बगैर किसी को फ्री में भी देना चाहें, तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी? 175,000। अब वो 175,000 जो है वो कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट होना है। कहाँ से फिर एडजस्ट होगा? वो रिटेन अर्निंग में से। क्यों? ये शेयर्स होते किनके हैं? ऑनर्स के होते हैं। डिसीजन कौन लेगा ये वाला कि किसी को अगर फ्री देने हैं? मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, फ्री में देने की। वरना तो मार्केट प्राइस 25 से 24 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बात कर रहे हैं एक्सट्रीम नेगेटिव केस। क्या आप किसी को ये कह लीजिए कि फ्री में दे दें, यहाँ जीरो वैल्यू आ जाए, तो इट मीन्स कि आपको फिर कितनी अमाउंट मिनिमम जो है वो कह लीजिए कि चाहिए? 175,000। अब डिसीजन किन्होंने लेना है फ्री में देने का? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ऑनर्स होते हैं। अब ऑनर्स के पास पहले से जो उनकी अर्निंग्स होंगी, प्रॉफिट होगी, वो क्या होगी? रिटेन अर्निंग। तो ऑनर्स के अकाउंट में से ही एडजस्टमेंट करनी है। तो ऑनर्स का कौन सा अकाउंट एडजस्ट करेगा? उसको रिटेन अर्निंग का अकाउंट एडजस्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है रिटेन अर्निंग पे, वो कितनी मिल रही है हमें? 175,000। तो किसी भी केस में रिटेन अर्निंग को, जब तक इस कंपनी के पास ये ट्रेजरी स्टॉक है, ये 7,000, उस वक्त तक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ये रेस्ट्रिक्शन है कि ये कंपनी इतना बैलेंस, 175,000 का बैलेंस हर केस में मेंटेन करे, हर हाल में क्या करे? मेंटेन करेगी। तो ये प्लीज इस पे रेस्ट्रिक्शन है। तो कि जितने शेयर ट्रेजरी स्टॉक में पड़े हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद एक शेयर की जो कॉस्ट प्राइस है। जी हमारे पास है जी पार्ट सी, वो कहता है डज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स अफेक्ट द डॉलर अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बड़ा ही सिंपल सा है, वो कहता जी कि बताइए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट को एक्चुअली भी कम करती है? नहीं जी, देखिए इसका मतलब कहने का ये है कि आप रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस तो नहीं कर देते ना उसी वक्त, लेकिन आप ख्याल जरूर रखते हैं। इसको ऐसे ही कह लीजिए कि आपकी पॉकेट में कोई कैश पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि मैंने इस कैश में से एक पर्टिकुलर अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एलोकेट कर दी है। सपोज आपके पास था 5 लाख रुपए, आप कहते हैं इस 5 लाख में से 175,000 जो है मैंने ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ है। अब आप, वो है तो आपकी पॉकेट में, आपने उसमें से कहा हुआ है कि इस 5 में से 175 सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि ये तो मैं किसी और पर्पस में यूज नहीं करूंगा। अब वो बेसिकली तो आपकी पॉकेट में कैश तो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से बिजनेस में ये जो रिटेन अर्निंग की टोटल अमाउंट होगी, उसमें जो 175,000 है ये आप माइनस नहीं कर देते, लेकिन आप वहां पे ये जरूर कहते हैं कि उस रिटेन अर्निंग की टोटल वैल्यू सपोज 5 लाख है, उस 5 लाख में से आप 175,000 जो है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। वो और पर्पस क्या हो सकता है? डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है। बिजनेस, डेफिनेटली आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 5 में क्लोजिंग एंट्रीज डिस्कस की थी, तो उसमें डिविडेंड के अकाउंट को किस में एडजस्ट किया था आप लोगों ने? अगर रिकॉल करें, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट किया था कि रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ था आपका अकाउंट, वहां पर डिविडेंड आपका क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। तो इसलिए यहां हम ये कहते हैं कि ये जो 175,000 है ये बिजनेस डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकता, ये बैलेंस पड़ा रहेगा रिटेन अर्निंग में। इसलिए आंसर हमने इसका क्या लिखा कि नो, दिस विल नॉट reduce the balance of the retained earning, rather this restriction limits only the amount of dividend। कि 175,000 की अमाउंट जो कि आपको हर केस में हर हाल में मेंटेन करना है अपने रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में, तो इसलिए आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट कम नहीं होती। सर फर्क क्या पड़ता है कि जितने ट्रेजरी स्टॉक की अमाउंट है कॉस्ट, उतनी अमाउंट आप डिविडेंड में नहीं दे सकते। सपोज आपके पास 5 लाख है, तो 5 लाख का 5 लाख आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसमें से 3,25,000 तक की अमाउंट का मैक्सिमम आप डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं अगर कोई और केस ना हो। ठीक है? क्यों? 5 लाख माइनस 175,000 कितना आंसर आता है? 3,25,000। तो डिविडेंड की अमाउंट क्या हो गई? रेस्ट्रिक्ट हो गई।
ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस रेस्ट्रिक्ट हो गया। दूसरी बात आपको ये बताना होती है कि अगर ट्रेजरी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ हो तो आप रिटेन्ड अर्निंग के साथ एक डिस्क्लोजर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो डिस्क्लोजर ये होता है कि मेरे पास जो एक्टिविटी में रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है वो कितनी अमाउंट से रेस्ट्रिक्ट है, अमाउंट फाइंड आउट आपको करनी आती है। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना होता है ताकि पब्लिक को उस रिटेन्ड अर्निंग के रिस्ट्रिक्शन के बारे में आइडिया हो सके। ठीक है, तो अभी तक के लिए प्लीज इतना ही काफ़ी है जी, आप इसको देखिएगा, मज़ीद जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी। तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।